Bismillahirrahmanirrahim. My sons and daughters, Assalamu alaikum. Today we have almost reached at the end of the chapter. Just few lines are left. Today we are going to complete those few lines first. Then we will discuss few important matters. Let us start. तो बच्चों, आज हमारा लास्ट टॉपिक छोटा सा एक मुन्ना सा टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अगरचे ये लाइनें बहुत थोड़ी सी हैं, लेकिन ये बड़ी कीमती लाइंस हैं। इसकी एक एक लाइन जैसे मैंने आपको बना के दी है, इसका हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, व्हेन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल, फ़र्ज़ कीजिए ये एक और शेप का मॉलिक्यूल है, ये एक और शेप का मॉलिक्यूल है। when they join together, when they combine together, जब ये आपस में जुड़ जाते हैं दोनों मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स, उनके जुड़ने से जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो कहलाएगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगी बात। एक मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है प्रोटीन, ये दो डिफरेंट हैं। दोनों आपस में जब जुड़ जाएंगे तो इनके जुड़ने से जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो कहलाएगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कंबाइन टू मेक ग्लाइकोप्रोटीन। मैंने पहले भी शायद कहीं कहा था कि जहाँ वर्ड कार्बोहाइड्रेट आएगा तो वहाँ उसके लिए वर्ड हम यूज़ करें ग्लाइको या ग्लूको या ग्लाइको वर्ड यूज़ करते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, और ये आपने लाजमी याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द सेल सेक्रीशंस आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। जितनी सेल में सेक्रीशंस हैं, अभी आपने सेक्रीशन शायद मैट्रिक में तो पढ़ा हो या एफएससी में अभी आप पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में, तो वहाँ पे आपको टीचर पढ़ाएंगे कि सेक्रीशंस क्या होती हैं। तो ये यूज़फुल सब्सटेंसेस होती हैं जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। वेस्ट नहीं होते, ये बेकार नहीं होते, बल्कि यूज़फुल होती हैं, सेल के काम आने वाली चीज़ें होती हैं जो सेल अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको बोलते हैं सेक्रीशंस। तो ज़्यादातर जो सेल सेक्रीशंस होती हैं वो ये होती हैं केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स आपस में जुड़ जाएंगे तो उनके जुड़ने से जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा उसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो अब हमने दो एग्जांपल लेना, एक ग्लाइकोप्रोटीन और एक ग्लाइकोलिपिड। ये दोनों ग्लाइकोलिपिड भी और ग्लाइकोप्रोटीन भी आर इंटीग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी आप पढ़ने वाले हैं सेल वाले चैप्टर में, तो आपको टीचर ये भी पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का वर्ड उसकी स्ट्रक्चर में कहीं डायग्राम वगैरह में लिखा होगा। तो ये इंटीग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं। तो ये इसके सेल मेम्ब्रेन के आर पार आपको नज़र आते हैं। ये ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन, ये सेल मेम्ब्रेन के आर पार आपको नज़र आते हैं और ये चीज़ों के गुजरने में हेल्प कर रहे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में से कुछ चीज़ें सेल बाहर से अंदर जा रही हैं, कुछ सेल के अंदर से बाहर जा रही हैं, इन्हीं में से गुजर के जा रही होती हैं। और तीसरी एग्जांपल लेते हैं, और ये देखिए लिपिड्स और प्रोटीन्स ये मिलके बना देंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, उसे कहते हैं लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन मिलके, और ये लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं दे आर बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल। खा वो सेल के बाहर की मेम्ब्रेन है या सेल के अंदर जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी वगैरह, वो भी मेम्ब्रेन से बने हुए हैं। तो उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं सबका बेसिक स्ट्रक्चरल ढांचा है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है यही लाइपोप्रोटीन। यानी सेल की मेम्ब्रेन और सेल के अंदर के हिस्सों की मेम्ब्रेन, ऑल दे आर बेसिकली मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, यानी लाइपोप्रोटीन है वो मेम्ब्रेन जो भी होती हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। और आखिरी एग्जांपल हम ले रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए हैव स्पेशल एफिनिटी, स्पेशल अट्रैक्शन रखते हैं, कशिश रखते हैं, जुड़ने की एबिलिटी रखते हैं। किसके साथ?
फॉर बेसिक प्रोटीन्स। अब यहाँ पे आपने बेसिक प्रोटीन का आपने जब सेंस लेनी है तो ये नहीं लेना बेसिक का मतलब बुनियादी। ये प्रोटीन्स होते हैं, बाज़ प्रोटीन्स हैं एसिडिक नेचर के होते हैं और बाज़ अल्कलाइन नेचर के होते हैं। वो जो एल्कली नेचर वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेसिक प्रोटीन्स। तो उनका नाम, असल नाम ये लिखा हुआ है हिस्टोन्स। तो ये क्रोमोसोम बनाने में हिस्सा ले रहे होते हैं हिस्टोन्स जो हैं, ये बेसिक प्रोटीन से होते हैं। और क्रोमोसोम दो चीज़ों में बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड है यानी यही हमने डीएनए और प्रोटीन हिस्टोन है और साथ न्यूक्लिक एसिड डीएनए है। तो ये मिलके बन जाएगा न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन, जिसे हम बेसिक प्रोटीन कहते हैं। तो ये बन जाएगा न्यूक्लियो प्रोटीन या इसे कहेंगे न्यूक्लियो हिस्टोन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं या न्यूक्लियो हिस्टोन कहते हैं, एक ही बात है। तो ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है और इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं न्यूक्लियो हिस्टोन की या न्यूक्लियो प्रोटीन की। स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस भी है, इसकी अहमियत है स्ट्रक्चर के हिसाब से भी, स्ट्रक्चर बनाने में भी और काम के हिसाब से भी, फंक्शनल भी। स्ट्रक्चर हमने कह दिया है अभी पहले ही, दे मेक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो यही न्यूक्लियो हिस्टोन या न्यूक्लियो प्रोटीन, दे मेक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम इन्हीं से बने हुए हैं। और फंक्शनल, दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यहाँ जीन एक्सप्रेशन का मतलब है जीन्स का काम करना। सेकेंड ईयर में जो आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे जीन एक्सप्रेशन वाली बात को ज़्यादा क्लियर आप समझ पाएंगे, वहाँ डिटेल ज़्यादा है। तो जीन के काम करने में तो जीन्स कैसे काम करते हैं? जीन्स यानी डीएनए कैसे काम करता है? डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन और फिर प्रोटीन काम करते हैं। ये है जीन एक्सप्रेशन। जीन का काम करने का तरीका, जीन खुद नहीं काम करता, जीन से पहले यानी डीएनए से पहले बनता है आरएनए और आरएनए से बनते हैं फिर प्रोटीन्स, फिर प्रोटीन असल में काम कर रहे होते हैं। तो इस जीन के काम करने में, डीएनए से आरएनए बनने में, आरएनए से प्रोटीन बनने में, इनकी रेगुलेशन, इनको कंट्रोल कर रहे हैं यही न्यूक्लियोस्टोन्स। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो गया। अब आपके, मैं ज़रा एक मिनट रुकिए, मैं बुक में पेज आपको बता दूँ। वहाँ पे चैप्टर के एंड वाले पेज से एक पेज पहले, ये पेज है आपकी बुक का 34 पेज पे येलो लाइंस लिखी हुई हैं चंद। यहाँ पे 2 MCQs हैं। तो जब आप लोग क्लास में आएंगे, यहाँ ये वाले 2 MCQs भी आपको करवा दूँगा। फ़िलहाल इनको आपको पढ़ के देखिएगा, समझ आ जाए ठीक, वरना इनको ना छेड़िएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम 2-4 मिनट लगा के वहाँ पे बुक से ही आपको मैं करवा दूँगा। और अब कुछ आपसे मैं बातें शेयर कर लूँ आपके बेनिफिट के लिए। मैं आप लोगों के ग्रुप में इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हुए हैं इस चैप्टर में से, जो पॉसिबल हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप। कुछ देर में वो भी आप तक पहुँच जाएंगे, व्हाट्सएप कर दूँगा उसकी तस्वीर बना के। तो ये हर बच्चे को आने चाहिए जो मैंने लिख दिए हुए हैं। और तमाम लेक्चर्स में जो आप सुन चुके हैं वीडियो लेक्चर्स, उनमें इन सब के आंसर्स मौजूद हैं, नहीं तो बुक में मौजूद हैं। बेस्ट मैंने आपको चैप्टर के फर्स्ट डे वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि नोट्स मैंने लिख के दिए हुए हैं और वो बेहतरीन शक्ल में मौजूद हैं हमज़ा फ़ोटोकॉपी मॉडल टाउन में। वहाँ से आप ले लीजिए, जिन बच्चों ने नहीं लिए। वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने वहाँ से याद करने हैं लाजमी तौर पे, और शॉर्ट आंसर्स भी अंदर मौजूद हैं। और मेरा जो तरीका है काम कराने का स्टूडेंट्स को, मैं MCQs अलग से हलवा बना के पेश नहीं किया करता। मेरा तरीका ये हुआ करता है कि मैं टॉपिक पढ़ा दूँ, उसकी एक लाइन बुक वाली आपको क्लियर कर दूँ, उसके बाद वो लाइनें आपको क्लियर होंगी तो MCQ ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगे। MCQs हाँ, टेस्ट जब लूँगा तो मैं ज़रूर MCQs बनाऊँगा और आपके सामने रखूँगा और आपसे सॉल्व करूँगा। जो नहीं आ रहे होंगे वो मैं बताऊँगा उनके आंसर्स। और अदरवाइज़
ये इतनी सारी बुक्स, हेल्पिंग बुक्स भरी पड़ी हैं, मार्केट में मौजूद हैं। वहाँ पे उन्होंने एमसीक्यूज बेतहाशा बना के दिए हुए हैं। वो आप चाहें तो कोई एक हेल्पिंग बुक लेके वहाँ से कर लीजिए, लेकिन मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। जिस बच्चे को बुक की लाइंस क्लियर हैं उसको किसी हेल्पिंग बुक की ज़रूरत नहीं है। जिसको लेक्चर जो दिया गया है उसने, अगर लेक्चर टीचर ने वो लाइन सारी क्लियर कर दी हुई है, तो बस यही आपके एमसीक्यूज़ भी तैयार हो गए, शॉर्ट भी तैयार हो गए और लॉन्ग भी तैयार हो गए। बाकी याद तो आपने ही करने हैं। फिर भी याद ना हो रहा हो तो मुझे बताइएगा। और कोई जितने चैप्टर के अंदर जहाँ कोई प्रॉब्लम है, अब भी किसी दिन आप पूछना चाहें तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बच्चे मैसेज करते हैं, बाज़ बच्चों को वो इक्का दुक्का मैसेज मेरे पास आए हैं, वो मैसेज नहीं करना आ रहे होते उनको, मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या पूछना चाह रहे हैं। तो आप वॉइस मैसेज के ज़रिए मुझसे पूछ लीजिए या कॉल करके पूछ लें, 2-4 रुपये खर्च हो जाएंगे, वो मुझसे ले लीजिएगा। तो ये हो गया, यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई। और अल्लाह करे ये चैप्टर आप बेहतरीन तैयार कर लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, की चैप्टर है, मैंने पहले भी कह चुका हूँ। ये और चैप्टर 11 ये की चैप्टर हैं समझने के हिसाब से और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। और आप जब आगे मुख्तलिफ फील्ड्स में जाएंगे, अल्लाह करे आप सारे MBBS में चले जाएँ, वहाँ MBBS में या BDS में या एलाइड हेल्थ साइंसेज में जो और इसके शोबे हैं मेडिकल के, वहाँ जहाँ जहाँ जाएंगे बायोकेमिस्ट्री बेस है इनकी, तो इंशाल्लाह आपके ज़रूर काम आएगा। और मैं आपको खुदा हाफिज़ कह रहा हूँ। और आपको नेक्स्ट टीचर आपका चैप्टर 4 स्टार्ट करवा देंगे मंडे से। और अब फिर आपको हमने छुट्टियाँ भी देनी हैं ईद की, ईद से कुछ दिन पहले भी और ईद से कुछ दिन बाद भी। और अल्लाह करे दुआ करते रहिए हालात बेहतर हो जाएं और बाकायदा क्लास वर्क शुरू हो जाए और हम बाकी बातें वहाँ, बाकी चैप्टर्स इंशाल्लाह वहाँ करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।